गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल पढ़ाऊंगी। सबसे पहले तो आपके जो टॉपिक है पाठ्यक्रम वाले ये सब कॉमन क्लास में समझा दिए गए हैं। अगर आपके पास में कॉमन क्लास में और भी जो कुछ बच गया था उसको मैं आपको अभी बता रही हूँ, और इसके अंदर क्या क्या बचा हुआ है वह सारा मैं आपको समझा दूंगी और उसके बारे में बता दूंगी। अगर आपको और कोई कमी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जब भी आप कॉलेज आओगे उसके बारे में बता सकते, पूछ करके कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है ना, आपके शब्द सामग्री में सब कुछ बता दिया था, लेकिन वह छोटे रूप में बताया था। छोटे रूप में बताने से क्या हुआ कि आपको समझ में आया या नहीं आया, लेकिन जो मानचित्र वगैरह है ये तो ज्योग्राफी में मुख्य है, इसलिए मानचित्रों के बारे में मैंने आपको इसके बारे में बता रही हूँ। मानचित्र का उपयोग कैसे करोगे और मानचित्र की व्याख्या कैसे करोगे। इस प्रकार से इसका फर्स्ट पॉइंट है मानचित्रों की उपयोग, कैसा उपयोग करोगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मानचित्र के महत्व की ओर संकेत करते हुए हम बताते हैं कि मानचित्र के अंदर क्या मानचित्र की उपयोगिता पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। फिर भी संक्षेप में मानचित्र की उपयोगिता कुछ बिंदुओं में देना तर्क संगत ही रहेगा। मानचित्र में निम्न प्रश्नों का उत्तर देना होता है। मानचित्र का उपयोग करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले है, पृथ्वी पर कोई स्थान कहाँ स्थित है एवं प्रमुख स्थान से कितनी दूरी पर है। ये पहला मानचित्र का प्रयोग करते हुए इसका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा है, किसी स्थान विशेष पर भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की है, यानी वहाँ प्रकृति कैसी है और वहाँ का भूगोल कैसा है। नेक्स्ट है, विश्व के किसी भाग अथवा राष्ट्र में प्राकृतिक एवं आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की है। भौगोलिक और आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की तथा क्यों। अगर अलग अलग है भौगोलिक क्रियाएं और आर्थिक क्रियाएं तो क्यों है, उसके क्या कारण है, उसके बारे में अपने को जानना होगा। कोई स्थान समुद्र तट से कितना ऊंचाई पर स्थित है। अगर अपन किसी की भौगोलिक जांच कर रहे हैं या मानचित्र बना रहे हैं तो वह स्थान समुद्र से कितना ऊंचा है उस स्थिति का हमें पता लगाना होगा। फिर नेक्स्ट है, किसी स्थान पर किस प्रकार का व्यवसाय अथवा अन्य क्रियाएं की जाती है। किस प्रकार की स्थान पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं और अन्य क्या क्या कार्य किए जाते हैं उसके बारे में भी पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य शक्तियाँ कहाँ पर कितनी प्रभावित होती है और क्यों। पृथ्वी की आंतरिक बाह्य जो भी शक्तियाँ हैं वह कितनी इस भूतल पर कितनी प्रभावित होती है और क्यों होती है, उसके बारे में पूरा ज्ञान रखना चाहिए। किसी स्थान पर पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण है। किसी स्थान पर पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होने से क्या क्या कारण होता है और वह समस्या कैसे हल की जा सकती है। जो भी समस्या है वह किस प्रकार से हल की जा सकती है। फिर है, पृथ्वी के आंतरिक या बाह्य शक्तियाँ कहाँ पर कितनी प्रभाव करती है और क्यों। फिर है, किसी स्थान पर पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण है और वह समस्या कैसे हल की जा सकती है। नेक्स्ट है, प्रमुख स्थान या क्रिया दूसरे किस स्थान या क्रिया से कैसे भिन्न है।
फिर है विश्व में जनसंख्या प्रतिरूप क्या है तथा उसकी दशाएं क्या है। नेक्स्ट है भूकाल में विश्व या किसी स्थानीय विशेष में प्रकृति एवं आर्थिक क्रियाएं क्या थी। इन सब बारे में अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब देखो मानचित्र के प्रकार कितने होते हैं, आपको ये तो बता दिया कॉमन क्लास में मानचित्र का प्रयोग करना, लेकिन उसके प्रकार कितने होते हैं वो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। भूगोल की विषय वस्तु विस्तृत होने के कारण भूगोल में भिन्न भिन्न प्रकार के मानचित्र बनाए जाते हैं। साथ ही शिक्षार्थियों के स्तर में भिन्नता के कारण यह विविधता और भी बढ़ जाती है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम सभी प्रकार के मानचित्रों को अंग्रगिक प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। मतलब निम्न भाग में अपन दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है उद्देश्य, पहला है प्राकृतिक मानचित्र, मौसम मानचित्र, वितरण मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, जाति मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, संसाधन मानचित्र, यातायात मानचित्र, भाषा मानचित्र, संस्कृति मानचित्र, भूतात्म मानचित्र, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र, अन्य मानचित्र। और दूसरा है मापक के अनुसार दीर्घ मापक मानचित्र और लघु मापक मानचित्र। मानचित्र प्रदर्शन विधि, आप मानचित्र का ज्योग्राफी में भूगोल में किस प्रकार से प्रदर्शन विधि का प्रयोग करोगे उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। भूगोल में विषय सामग्री के अनुसार मानचित्र को प्रदर्शित किया जाता है। विषय सामग्री को मानचित्र पर किस प्रकार से दिखाया जाता है, इस प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं है। समय की मांग एवं आवश्यकताओं को देखते हुए एक ही व्यक्ति एक ही प्रकार की सामग्री को अलग अलग विधियों से मानचित्र पर प्रदर्शित कर सकता है। अतः भूगोल के अध्यापक को इनमें से कुछ सर्वमान्य विधियों के बारे में अवश्य जानना चाहिए, जिसमें वह न केवल मानचित्र दिखाने में बल्कि मानचित्र बनाने में भी कुशलता प्राप्त कर सके। संक्षेप में मानचित्र प्रदर्शन की सर्वमान्य प्रमुख विधियां का विवरण इस प्रकार है। पहले है छाया विधि, दूसरा है बिंदु विधि, तीसरा है सममान विधि, चौथा है चिन्ह रंग विधि, फिर है चिन्ह विधि और नामांकन विधि और चित्रांग विधि। अब मैं आपको बताती हूँ कि छाया विधि के अंदर क्या होता है। इस विधि का प्रयोग वितरण मानचित्र में किया जाता है। छाया का चुनाव आंकड़ों को देखकर करते हैं। कम मात्रा के लिए हल्की छाया एवं मात्रा में वृद्धि के साथ साथ छाया भी गहरी होती जाती है। भूमि उपयोग, भू संरचना, जनसंख्या, घनत्व आदि को दिखाने के साथ साथ वर्षा के वितरण आदि को भी आसानी से दिखाया जाता है। यह विधि इसलिए अच्छी है क्योंकि मानचित्र को देखते ही स्थिति स्पष्ट हो जाती है, जैसे कि चित्र के द्वारा अपन देख सकते हैं। उसके बाद है बिंदु विधि। यह विधि सबसे सरल एवं उपयोगी है। इस विधि में बिंदुओं द्वारा मात्रा को दिखाया जाता है। मात्रा के बढ़ने के साथ साथ बिंदुओं को भी सघनता बढ़ती जाती है। फसलों का उत्पादन, जनसंख्या वितरण, खनिज पदार्थ, शक्ति के साधन, पशु उपयोग, उद्योग, बाजार आदि को इस विधि द्वारा मानचित्र पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक बिंदु सावधानी से समान आकार में
दर्शाना होता है। बिंदु विधि का प्रदर्शन अग्रांकित बिंदु का प्रदर्शन आगे आपको बताया जाएगा। मतलब कोई नक्शा लेकर के उस नक्शे के अंदर बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, पैमाना लेना पड़ता है और इस तरह से उसके अंदर अपन बिंदु बता सकते हैं। फिर सममान विधि। इस विधि में किसी वस्तु का प्रदर्शन सममान रेखाओं द्वारा किया जाता है। इस विधि से जलवायु संबंधी मानचित्र बनाए जाते हैं। धरातलीय ऊंचाई को भी दिखाया जा सकता है। इस विधि से एक जैसे स्थान को एक ही रेखा द्वारा मिलाया जाता है। अतः मानचित्र देखते ही आसानी से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। जैसा कि हम आगे बहुत से चित्र देख करके भी उसके बारे में बता सकते हैं। रंग विधि। इस विधि में अलग अलग वस्तुओं को दिखाने के लिए मित्र रंगों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न राजनीतिक मानचित्र भूमि उपयोग, वनस्पति, मिट्टी व भू आकृतियाँ, धरातल, चट्टान, संसाधन, प्रदेश आदि से संबंधित मानचित्र इस विधि द्वारा ही बनाए जाते हैं। यह विधि बहुत ही आसान है क्योंकि रंगों का चुनाव करते समय केवल भौगोलिक तथ्यों को ही ध्यान में रखना होता है। और मतलब रंग अलग अलग तरह के होते हैं तो उसकी भौगोलिक रंगों को ध्यान में रखा जाता है। फिर है चिन्ह विधि। वितरण मानचित्र में इस विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है। प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं के लिए कुछ चिन्हों का निर्धारण कर लिया जाता है और इन्हें मानचित्र में नियत स्थान पर लगा देते हैं। इस प्रकार एक ही मानचित्र में कई वस्तुओं के उत्पादन को आसानी से दिखाया जा सकता है। फलतः उद्योग धंधे, सिंचाई के साधन, खनिज पदार्थ, शक्ति के साधन आदि वस्तुओं को इस विधि के द्वारा आसानी से दिखाया जा सकता है। किसी देश या स्थान से संबंधित उक्त तथ्यों का सापेक्षिक महत्व आसानी से बताया जा सकता है। अभी नामांकन विधि। यह विधि सबसे आसान एवं कम समय लेने वाली है क्योंकि इसमें किसी वस्तु से संबंधित स्थान पर उसका नाम दिया जाता है। नाम लिखने में किसी प्रकार की विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं होती है। धरातल की बनावट, महासागर, राजनीतिक विभाग, उर्वरता, वनस्पति, मिट्टी, भूमि का कटाव, सिंचाई के साधन, भू उपभोग आदि को मानचित्र पर इस विधि के द्वारा आसानी से दिखाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है चित्रांकन विधि। यह विधि इसलिए उपयोगी है क्योंकि मानचित्र में बनाए गए चित्र को देखने से ही यह पता चलता है कि अमुक स्थान, राज्य, देश या विश्व के किसी प्रदेश में किसी वस्तु के उत्पादन की क्यों आवश्यकता है एवं वहाँ पर कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होता है तथा उनके वितरण की क्या स्थिति है। अब हमने सारे मानचित्र सभी चीज़ों को देख करके मानचित्र में राजस्थान में दुग्ध व्यवसाय, फसलें, विद्युत शक्ति आदि से संबंधित चित्र बना करके दिखाया जा सकता है, जिन्हें देखकर ही बालक राजस्थान में होने वाले इन उत्पादन वस्तुओं के बारे में जान सकता है। इस प्रकार से खनिज, व्यवसाय, व्यापार, वन, सिंचाई के साधन आदि को दर्शाया जा सकता है। अब दूसरा है मानचित्र के प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं और मानचित्र प्रदर्शन किस प्रकार से मानचित्र का प्रदर्शन करोगे उसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया है।
अब आपको है ना मानचित्र के उद्देश्य के अनुसार बता दिया, उपयोग में मानचित्र के प्रकार बता दिए, किस प्रकार कितने प्रकार के होते हैं मानचित्र के, कितने भागों में विभाजित किया, उनकी विधियों के बारे में मैंने आपको बता दिया, मानचित्र प्रदर्शन विधियों के बारे में। अब मैं आपको मानचित्र के प्रयोग करने में सावधानियों के बारे में बताऊंगी कि आप मानचित्र का उपयोग करते हो तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। मानचित्र का उपयोग कैसे किया जाए, इस कला में भूगोल अध्यापक को पूर्ण कुशल होना चाहिए। मानचित्र का प्रयोग करते समय जो ज्योग्राफी का लेक्चरर है या टीचर है उसको पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। प्राय महाविद्यालय में छात्राध्यापक मानचित्र बनाने एवं कक्षा में उसका उपयोग करने से बचते हैं, यानी मानचित्र का प्रयोग नहीं करते और क्लास में उसको बताने में उपयोग करने में नहीं करना चाहते, वो बचते हैं कि बच्चे अपना आप कर लेंगे। अतः शिक्षकों को इस तरफ पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि पर्याप्त ध्यान देकर भूगोल के छात्र अध्यापकों को मानचित्र का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब जो भी छात्र अध्यापक है बीएड कर रहे हैं उनको मानचित्र का प्रयोग करने के लिए लेक्चरर को पूरा प्रोत्साहित करना चाहिए और उससे क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में उनको बताना चाहिए। मानचित्र का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वास्तविक जीवन में मानचित्र का उपयोग कर सके। यानी जो भी ज्योग्राफी के बच्चे हैं तो वो अगर उसका फ़ायदा बताया और पता लगेगा तो उसका उपयोग कर आगे जाके वह भविष्य में उसका प्रयोग कर लेंगे। मानचित्र का प्रयोग करने एवं उनका निर्माण करने में भूगोल अध्यापक को बहुत सावधानियाँ रखनी चाहिए। मानचित्र का उपयोग करने में और बहुत सावधानियाँ रखनी चाहिए। अब वो सावधानियाँ ये है कि पहली है मानचित्र कक्षा के आकार और स्तर के अनुसार होना चाहिए, यानी क्लास अगर बड़ी है तो मानचित्र भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। यूनी की बड़ी क्लास के अंदर छोटा सा मानचित्र लगा दिया, अब बच्चों को पीछे कुछ दिखेगा ही नहीं, इसलिए मानचित्र को लगाते समय कक्षा के आकार का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है मानचित्र विषय सामग्री के अनुसार होना चाहिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो उस टॉपिक के अनुसार मानचित्र होना चाहिए। मानचित्र सही मापक पर बना होना चाहिए, यानी उसका डायग्राम पूरा अच्छी तरह से बना होना चाहिए। नेक्स्ट है मानचित्र पर भौगोलिक स्थलाकृति एवं अन्य वस्तुओं के लिए निर्धारित चिन्हों आदि का प्रयोग होना चाहिए। मानचित्र पर ज्योग्राफी की जो भी स्थल आकृतियाँ सामने आती है उन सब को ध्यान में रख करके वो चिन्ह को आगे बता करके इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग में लाने से पूर्व ही यह निश्चित कर लेना चाहिए कि प्रयोग में लाने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि क्या यह मानचित्र विषय वस्तु के शिक्षण से संबंधित उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक है। क्या ये जो भी आप मानचित्र लगा रहे हो तो वो क्या कि जो जिस विषय वस्तु को आप पढ़ा रहे हो उसमें वह सहायक है या नहीं, यूनी कि आप पढ़ा क्या रहे हो मानचित्र से और कर रहा, तो इसलिए उसको ध्यान रखना जरूरी है। मानचित्र में लाने से पूर्व ये निश्चित कर लेना चाहिए कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसका उद्देश्य को पूरा करने में सहायक है। उसके बाद में यदि हाँ तो उसका प्रयोग करना उचित होकर रहेगा, अन्यथा नहीं। अगर सही है तो उसका प्रयोग सही रहेगा। इसके बाद में शिक्षण कार्य करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मानचित्र कक्षा में उसी समय लगाया जाए जबकि आवश्यकता हो। आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाते हुए आप यूनिक जाते ही मानचित्र टांग देना नहीं। जब तक आप पढ़ा रहे हो
और जिस समय मानचित्र की जहाँ जरूरत होती है, जैसे अपन टीचिंग एड वगैरह लगाते हैं, तब आपको मानचित्र लगा करके बच्चों को पढ़ाते समय जो टॉपिक आता है उसको बता करके पढ़ाना चाहिए। जब हो सके हो उसके बाद उसे तुरंत उतार दिया। जब आपने वो टॉपिक पढ़ा लिया है तो वह मानचित्र को उसी टाइम हटा लिया जाना चाहिए, अन्यथा वह अनावश्यक ही शिक्षार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। नहीं तो क्या है कि आप आगे दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं पर वो मानचित्र को देकर कि बच्चों का ध्यान उस मानचित्र में रहेगा और वह आगे बढ़ने में सहायक नहीं हुआ, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो ध्यान ही नहीं रहेगा अध्यापक क्या पढ़ा रहा है। इसलिए मानचित्र को पढ़ाते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए और शिक्षार्थी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा और सीखने की प्रक्रिया में बाधा आएगा। उनको जो भी कार्य सीखना है वह बाधा आएगी। मानचित्र पर अक्षरों, चिन्हों आदि को इस प्रकार से लगाना चाहिए कि छात्र आसानी से देख सके। यानी मानचित्र में अक्षर, चिन्ह आदि को इस प्रकार से लगाना चाहिए कि छात्र आसानी से देख सके एवं पढ़ सके। जो भी चित्र लगा रहे हो तो वो आसानी से देख सके बच्चे और उसको अच्छी तरह से पढ़ सके। भूगोल अध्यापक को यह नहीं भूलना चाहिए कि मानचित्र भूगोल शिक्षा का साधन है, साध्य नहीं। यानी साधन है, साध्य नहीं है। मानचित्र पर मापनी स्पष्ट लिखी होनी चाहिए, जो भी लिखा है वह स्पष्ट लिखी होनी चाहिए और बच्चे आराम से उसको पढ़ सकें। यदि आवश्यकता हो तो मानचित्र पर प्रदर्शित सामग्री को मानचित्र के पास संकेतों को में लिखकर स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो मानचित्र को दिखाते समय उस सामग्री के सामने मानचित्र के पास संकेतों में लिख करके उन बच्चों को मतलब उनका बताना चाहिए, संकेत बताना चाहिए और उसे स्पष्ट कर देना चाहिए। मानचित्र के प्रयोग से शिक्षार्थी मानचित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित होने चाहिए। यानी मानचित्र बनाने के लिए विद्यार्थी को ना उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि उनको भी वो मानचित्र बनाना है और उसके बारे में समझना है। अध्यापक को मानचित्र का प्रयोग करने के साथ ही साथ कक्षा पर भी पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अध्यापक ने मानचित्र ही बता रहे, कक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि कौन बच्चा ये मानचित्र देख रहा है, नहीं देख रहा है, उसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ताकि प्रत्येक शिक्षार्थी मानचित्र को ध्यानपूर्वक देख सके एवं समझ सके। यानी वो ध्यानपूर्वक देखे और समझ सके। मानचित्र का प्रयोग करते समय मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों का भी ध्यान रखना चाहिए। मनोविज्ञान के सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए पूरा। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भूगोल अध्ययन के लिए मानचित्र वह साधन है जिसके द्वारा अध्यापक वास्तविकता का ज्ञान कराता हुआ शिक्षण कार्य में रोचकता एवं सजीवता ला सकता है, जिससे शिक्षार्थी प्रभावपूर्ण तरीके से उस ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थक होता है। अब जैसे मैंने आपको मानचित्र के बारे में चिंता थी, उसको पूरा ध्यान रखना चाहिए और उसके बारे में पूरा समर्थक होना चाहिए। इसके बाद में मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये मानचित्र की तो करीब करीब मैंने बता दिया। अब ये संप्रेषण तकनीकी क्या है? संप्रेषण तकनीकी का मतलब होता है कि आप अधिगम सामग्री को, जैसे आपने बताया था, शिक्षक उन उपकरणों के संप्रेषण का मतलब होता है कि शिक्षक उन उपकरणों के प्रयोग द्वारा बालकों की एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग में लाकर पाठ्य पुस्तक को सरल, रुचिकर, प्रभावशाली तथा स्थायी बनाता है। जो पाठ्य वस्तु में नहीं होते हैं उन पर भी प्रकाश डाला जा सकता है। संप्रेषण का मतलब होता है कि वह संपूर्ण सामग्री जिसका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण तथा अधिगम के सहज
एवं प्रभावशाली बनाने के लिए तथा विद्यार्थी द्वारा अच्छी तरह सीखने के लिए करता है। जिस सामग्री को देखकर विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है, श्रव्य और दृश्य सामग्री को देखकर संप्रेषण किया जा सकता है। अतः मैं आपको बता सकती हूँ कि निम्नलिखित बिंदुओं को देखकर के स्पष्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले वस्तु की स्पष्टता में सहायक संप्रेषण उपकरणों की सहायता से विभिन्न प्राकृतिक एवं मानसिक क्रियाओं, प्राकृतिक स्थलाकृति एवं संपूर्ण सिद्धांत आदि के बारे में विषय सामग्री को आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। दूसरा है, इसमें रोचकता का विकास होता है। संप्रेषण में क्या होता है कि बच्चों को इंटरेस्ट आता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे बांधों की जानकारी प्रोजेक्ट एवं रेडियो के माध्यम से देने से विद्यार्थी में रुचि विकास होगा और वह बांधों को ज्ञान को अपेक्षाकृत अच्छी आत्मसात करेगा। फिर है सक्रियता। जो भी संप्रेषण किया जाता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकर्षित होता है। परिणाम स्वरूप विविध प्रकार का ज्ञान आसानी से दिया जा सकता है। फिर है वातावरण को सजीव व सक्रिय बनाना। संप्रेषण से क्या होता है कि वातावरण सक्रिय बनता है और सजीव बनता है, उसमें जान आ जाती है। फिर है स्थानीय ज्ञान की प्राप्ति। संप्रेषण सामग्री की सहायता से नगर, बंदरगाह, औद्योगिक व्यापार प्रतिष्ठान, वितरण एजेंसियां, राज्य तथा केंद्र सरकार आदि के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उसके बाद है अनुशासनहीनता को रोकने में सहायक। यह परंपरागत से पढ़ाई गई मतलब इसमें पढ़ाई गई वातावरण निरस हो जाता है तथा विद्यार्थी ऊब जाता है, उनका मन बढ़ाने के में नहीं लगता, वे एक दूसरे छात्रों से छेड़छाड़ करते रहते, इसलिए अनुशासनहीनता होती है। फिर अच्छा विकल्प है जिससे बच्चों में निरसता नहीं आती है और वह अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश करता है। फिर आवश्यकता की पूर्ति होती है और मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। अब हम देखते हैं संप्रेषण उपकरण के उपयोग हेतु तो आवश्यक शर्तें क्या है। जो भी संप्रेषण के उपयोग है उसमें आवश्यकता क्या होती है। तो इसका सबसे पहला है वह केवल सहायक सामग्री है जो किसी सिद्धांत या अन्य विचारों को समझने में सहायता करती है। अतः यह केवल साधन है, साध्य नहीं, मतलब सहायक बच्चों को सिखाने में सहायता करती है। दूसरा है कक्षा में शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से पूर्ण उसकी उपयोगिता पर विचार कर लेना चाहिए। जो भी शिक्षण सामग्री आप कक्षा में प्रयोग में ले रहे हैं उसके उचित और अनुचित पर पूर्ण रूप से ध्यान दे देना चाहिए। इसको प्रयोग में लाने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात उसका उपयोग विद्यार्थियों को स्थायी ज्ञान देने के लिए होना चाहिए। यानी जो भी संप्रेषण की प्रयोग वस्तु आप काम में ले रहे हैं तो उसका क्या है ना, पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए कि वह सही है, उपयोग में आ रही है या नहीं आ रही है, ये मनोरंजन का साधन तो नहीं है। इस प्रकार से बच्चों को उसका स्थायी रूप से ज्ञान प्रदान करना चाहिए। किस प्रकरण में किस प्रकार की सामग्री प्रयुक्त करने की है एवं कितनी मात्रा में, मतलब जो भी प्रकरण आप पढ़ा रहे हो उसके अंदर कौन कौन सी सामग्री काम में ली जाती है और कौन कौन सा उसके अंदर प्रयोग में आएगी, वो ध्यान रखना चाहिए। इस प्रश्न का गहराई से विचार पूर्ण में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ध्यान रहे कि अधिक शिक्षण सामग्री का उपयोग भी सीखने पर नकारात्मक, अधिक अगर शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया है तो बच्चे सीखने में नकारात्मक हो जाएंगे और सीखेंगे नहीं, और विपरीत स्थिति में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे कि उनके ऊपर बहुत सारी दबाव पड़ जाता है तो वह नकारात्मक हो जाती है। नेक्स्ट है संप्रेषण उपकरणों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, यह भी अध्यापक को भली भांति जान लेना चाहिए। अध्यापक को भली भांति जान लेना चाहिए कि संप्रेषण का उपयोग किस प्रकार किया जाए।
अन्यथा सहायक सामग्री उपलब्ध होते हुए भी उसके सहारे पाठ का विकास करने में वह असमर्थ होता है, पाठ का विकास करने में असमर्थ होता है। अध्यापक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह कितनी बड़ी कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहा है। अध्यापक को ये रखना चाहिए कि क्लास में कितने बच्चे हैं और कितनी बड़ी है इस शिक्षण का कार्य हो रहा है। अध्यापक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे किस स्तर पर संप्रेषण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, संप्रेषण उपकरणों का प्रयोग किस स्तर तक करना चाहिए, तो पूरा ध्यान रखना चाहिए। छात्रों की बुद्धि लब्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से संप्रेषण के बारे में मैंने आपको बता दिया। संप्रेषण उपकरण के गुण हैं, पहला है वह छात्रों के स्तर और आकार के अनुसार होना चाहिए। वह दूसरा है वह आकर्षक होना चाहिए जिससे वह अच्छी तरह पहचान सके और समझ सके। तीसरा है वह साफ है, स्वच्छ बनी होनी चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार का भ्रम पैदा न हो सके। नेक्स्ट है इसमें भौगोलिक चिन्हों तथा शब्दों का आदि का प्रयोग स्पष्ट रूप से होना चाहिए। इस तरह से मैंने आपको मानचित्र का उपयोग एवं जो भी संप्रेषण सामग्री है उसके बारे में अच्छी तरह से आपको बता दिया है और आपको इसके प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से देने हैं। अब कल आपको मैं नेक्स्ट डे दूसरा वीडियो बताऊंगी जो कि आपके कॉमन क्लास में नहीं आया है। थैंक यू।